स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। जैसे कि आप स्लाइड देख पा रहे हैं, टॉपिक का नाम है सॉइल पोल्यूशन। हिंदी में बोला जाता है मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि भूमि प्रदूषण कैसे होता है, उनके मुख्य कारक कौन कौन से हैं, उसका मृदा प्रदूषण से क्या प्रभाव पड़ते हैं पर्यावरण के विभिन्न घटकों पर, चाहे वो जीव जंतु हो, मानव हो, और साथ ही साथ हम उनके उपायों के भी बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम मृदा प्रदूषण को या भूमि प्रदूषण को रोक सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग पहले जानेंगे कि सॉइल पोल्यूशन क्या होता है। तो सिंपल से हम ये जानते हैं कि मृदा का कंटामिनेशन हो, मतलब हमारा जो भूमि है, जो हमारी मिट्टी है, वो प्रदूषित हो जाए और इस हद तक दूषित हो जाए कि उसका बुरा प्रभाव उस भूमि पर रहने वाले जीव जंतु, मनुष्यों पर पड़ने लगे। तो ऐसे ही परिवर्तन को ही हम सॉइल पोल्यूशन या मृदा प्रदूषण बोलेंगे। ठीक है। पोल्यूशन अकर व्हेन कंटामिनेंट्स ओवरलोड द स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ सब्सटेंस इन द सॉइल। जब भूमि में जब तक जो भी हम प्रदूषित चीज़ को फेंक रहे हैं, तब जब तक उसका बुरा प्रभाव मनुष्य पे या जीव जंतु पर ना पड़े, तब तक हम उस भूमि को प्रदूषित नहीं बोलेंगे। बहुत ज़्यादा जब हम अत्यधिक कचरा भूमि पर फेंकते हैं, जिससे कि भूमि का जो सही अस्तित्व है और जो ओरिजिनलिटी है वो ख़त्म हो जाए, उसका मतलब जैसे मिट्टी का, जैसे बहुत ज़्यादा हम अगर जहरीली चीज़ अगर हम कचरा के रूप में अगर मिट्टी पर डालते हैं तो हमारी मिट्टी क्या जहरीली हो जाती है। उसमें उसका बहुत ज़्यादा एसिडिक होने की वजह से उसकी उसमें जो उर्वरकता वो नष्ट हो जाती। तो उर्वरकता नष्ट हो जाएगी तो पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, और अगर पेड़ पौधे का उत्पादन या खेती किसानी का उत्पादन अच्छे से नहीं होगा तो उसका सीधा असर पूरे की पूरे जो खाद्य श्रृंखला, जिसको हम लोग फूड चेन बोलते हैं, उस पर पड़ती है। एक सिंपल सा अगर हम बात करें, आज के दौर में मनुष्य अत्यधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए खाद्य पदार्थ का, रसायन वाले खाद का इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही साथ कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए बहुत सारे अत्यधिक कीटनाशक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि भूमि पर हम अत्यधिक इस्तेमाल करने से भूमि का जो उर्वरकता है वो नष्ट हो जाती है। और कहीं ना कहीं हमारी जो भूमि का जो मतलब उत्पादन का क्षमता है वो कमने लगता है, और वो उस मिट्टी में रहने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सूक्ष्म प्राणी हैं, उनको मार देता है। साथ ही साथ पेड़ पौधे का में अगर वो रसायन पहुंच जाए तो वो खाद्य श्रृंखला के तहत हर मतलब मनुष्य, जीव जंतु सब में चला जाता है, और जिससे कि उसका बुरा प्रभाव सबकी सेहत पर पड़ता है। ठीक है। तो एक सबसे पहले जो एक बोलते हैं कि परिवर्तन, हम भूमि में जो प्रदूषण का परिवर्तन दिखाई देता है कि उसकी उर्वरकता सबसे पहले कम हो जाती है। वही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि सॉइल लैकिंग इन न्यूट्रिशन लेड टू द लेस न्यूट्रिशियस फूड ड्यू टू द कंटामिनेशन। अगर हमारा जो मिट्टी है, जो भूमि अगर बहुत ज़्यादा दूषित हो जाए तो उसके उत्पादन पर सीधे असर पड़ता है, क्योंकि उर्वरकता जो भूमि की है वह नष्ट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो डेफिनेशन को हम लोग सबसे पहले, आप देखिए एक इमेज भी दिख रहा है कि कैसा हमारा एक मिट्टी जो नेचुरल, आप सभी मिट्टी को देखे होंगे वो कैसी दिखाई देती है, और अगर मिट्टी दूषित हो जाए तो उसका रंग ही बदल जाता है। ठीक है। तो सॉइल पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल थ्रू मैन इंटरवेरेंस रिजल्टिंग इन डिग्रेडेशन इन क्वालिटी। अगर हम सीधे शब्दों में बात करें कि भूमि प्रदूषण क्या है, तो भूमि प्रदूषण है कि किसी भी प्रकार का भौतिक, रासायनिक या जैविक परिवर्तन जो मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा हो, वो परिवर्तन जिससे कि पर्यावरण में रहने वाले विभिन्न घटकों पर, चाहे वो सूक्ष्म प्राणी हों, पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों या मनुष्य, उन पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े या बुरा प्रभाव पड़े, तो ऐसे ही परिवर्तन को हम कहेंगे भूमि प्रदूषण। ठीक है ना। अब उसका फैक्ट क्या है कि अगर सॉइल, आप सभी को पता है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स है विच मोर पोटेंशियल टू डिग्रेड। मिट्टी जो है मतलब बहुत करोड़ों साल में बनती है, ये बार बार नहीं बन सकती। तो अगर मिट्टी हमारी दूषित होती है, प्रदूषित होती है, आप सभी जान रहे कि जो मिट्टी है
वो हमको प्रकृति से मिली है, पर्यावरण ने हमको दिया है, और इसका जो बनना होता है बहुत समय लगता है, इसलिए और ये तुरंत रिन्यू नहीं हो सकती। तुरंत हम चाहें कि मिट्टी हमारी दूषित हो गई उसको हम तुरंत शुद्ध कर दें, तो ये उतना आसान काम नहीं है। इसलिए हमको सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना होगा कि जो भी हम कचरा, चाहे हम अपने घरों से निकाल रहे हों, चाहे सोसाइटी से, समाज के बड़े तबकों से निकले या फैक्ट्रियों से निकले, तो जो भी कचरा निकलता है उसको हम डायरेक्टली मतलब सीधे तौर पे ज़मीन में ना फेंके, कूड़ा कचरा इधर उधर ना बिखेरे, बल्कि उसकी सही तरीके से प्रोसेसिंग की जाए। उसको इस प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी कचरा है उसकी जो मतलब जैसे बोलते हैं इल इफ़ेक्ट जो हो, मतलब जो दुष्परिणाम जो दे सकता है, ऐसे कचरों को सबसे पहले उसकी प्रोसेसिंग करके उसका जो मतलब घातक जो तत्व है उसको अलग कर दिया जाए, और तब हम उसको अगर भूमि पर डालते हैं तो उसका क्या बुरा असर भूमि पर नहीं पड़ता। पर अगर हम डायरेक्टली किसी भी प्रकार का भयावह कचरा हो, जहरीला हो या रेडियोधर्मी कचरा हो, अन्य प्रकार के नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक हो, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है भूमि में डिग्रेड नहीं होती, डिकम्पोज नहीं होती, तो सालों साल वो मिट्टी में दबी रहकर मिट्टी को दूषित करती है। तो सबसे पहले हमको तो ये सोचना है कि हम जो भी कचरा कम से कम निकालें, और जो भी कचरा निकलता है उसकी बिना प्रोसेसिंग किए हम उसको भूमि पर ना फेंकें। ठीक है, तो अब आप जानें कि जो भूमि प्रदूषण होता है, सॉइल पोल्यूशन जो होता है, वो दो तरीके से होता है, नेचुरल कॉजेज़ एंड मैन मेड, यानी प्राकृतिक रूप से भी भूमि दूषित होती है और मनुष्य के द्वारा किए गए क्रियाकलापों से भी दूषित होती है। तो आइए हम करके एक एक जैसे समझते हैं कि नेचुरल कॉज यानी प्राकृतिक रूप से किस प्रकार दूषित होती है। तो आपको बता दूं, जब तूफ़ान उठता है, बहुत रेत के जो हुरिकेन जिसको हम लोग बोलते हैं, आंधी तूफ़ान जब उठती है तो रेत मतलब बहुत ज़्यादा उड़ के इधर से उधर होता है। साथ ही साथ जब जंगल में आग लगता है, प्राकृतिक रूप से भूकंप आता है या ज्वालामुखी फूटती है, तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारी बर्बादी होती है, और उस बर्बादी में बेतहाशा कचरा निकल के आता है जो कि मिट्टी पर पड़े रहने की वजह से उसको दूषित करता है। ठीक है, मैन मेड की बात करें तो बहुत सारे कारण हैं जिसके द्वारा हमारी भूमि प्रदूषित होती है। तो आइए हम लोग एक एक करके जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके स्लाइड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एग्रीकल्चर केमिकल्स, यानी जो हम खेती में जिस रसायन का इस्तेमाल करते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। उसमें पेस्टिसाइड हो गया, फंगीसाइड हो गया, हर्बिसाइड। पेस्टिसाइड को हम फंगीसाइड हो गया, जो भी हम कीटनाशक, आप सीधे शब्दों में समझ, कीटनाशक जो हम इस्तेमाल करते हैं वो रसायन के रूप में खेती में इस्तेमाल करना हमारी भूमि को दूषित करता है। द कंटेंट ऑफ लैंडफिल बीइंग कैरिड बाय रेन इनटू द सॉइल एंड वाटर। अब होता क्या है कि बहुत ज़्यादा अगर हम इस प्रकार का रसायन का इस्तेमाल करें तो वो वर्षा के जल से धुलकर हमारी मिट्टी को और उसके नीचे तक मतलब पानी के साथ घुलकर वो नीचे तक रिस कर बहुत नीचे तक हमारी मिट्टी को वो दूषित करता है। साथ ही साथ बहकर एक जगह से वो दूसरे जगह, यानी जहाँ पर खेती नहीं हो रही है, पानी के बहाव के साथ वो कहीं और बहकर किसी और ज़मीन पे जाकर उस ज़मीन को भी मतलब दूसरे जगह पे भी उसको दूषित करता है। इंडस्ट्री पोल्यूशन, हैवी मेटल्स एंड केमिकल पोल्यूटेंट बिंग रिलीज। आप सभी जानते हैं फैक्ट्रियों में मतलब बहुत ज़्यादा कचरा हर दिन निकलता है, और जिस प्रकार का इंडस्ट्री हो उस प्रकार के भी वेस्ट निकलता है। जैसे अगर हम सिंपल से बात करें, अगर चीनी का मिल है जहाँ पे चीनी का उत्पादन होता है तो वहाँ पे ईख हो गया, उसके ईख के सारे वेस्ट जो हम लोग बोलते हैं शुगर केन, उसका कचरा निकलता है। अगर पेपर कागज़ की फैक्ट्री है तो प्रोसेसिंग के दौरान पेपर के रूप में बहुत सारा वेस्ट निकलता है। केमिकल्स बनाने की फैक्ट्री है तो केमिकल्स कचरे के रूप में बाहर निकलते हैं। दवाइयाँ की फैक्ट्री, बनाने की फैक्ट्री, मतलब जिस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ होगी उसी प्रकार का वो कचरा ह्यूज अमाउंट में वेस्ट में निकलता है, और उसको वो डायरेक्टली क्या करते हैं, भूमि पे फेंक देते हैं, डंप कर देते हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी दूषित होती है। ठीक है, फीड लॉट डैमेज सॉइल हेल्थ थ्रू एक्सेस मैन्योर। अगर जैसे कि हम जैसे अभी बात कर रहे थे कि ये मनुष्य क्या कर रहा है, उत्पादन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए अत्यधिक रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे कि भी हमारी मिट्टी उतना ज़्यादा रसायन को वो पचा नहीं पाती, और कहीं ना कहीं उसका बुरा असर मिट्टी की क्वालिटी पर, उसकी उर्वरकता पर पड़ता है।
स्वे स्लज फ्रॉम ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़। अब क्या हो रहा है कि हर जगह पर सेप्टिक टैंक बनाए जाते हैं, जितने अब क्या ओपन में शौच करना अच्छा नहीं होता, तो उसके जो सेप्टिक टैंक्स बनाए जाते हैं उसमें कभी कभी लीकेज हो जाता है, पाइपलाइंस टूट जाते हैं, तो वो सब ओवरफ्लो होकर टूट कर लीकेज होकर भी हमारी मिट्टी को दूषित करता है। ठीक है। और फिर जैसे हमने प्राकृतिक रूप से भी बात करी है, तो सब था कि मानव द्वारा क्रियाकलापों द्वारा भूमि प्रदूषित हो रही है। जैसे लैंडस्लाइड्स हो गए, जैसे अभी बता रहे थे, अचानक से भूस्खलन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तूफान आना, ज्वालामुखी का फूटना, ये सब जो प्राकृतिक क्रियाकलाप हैं उससे भी हमारी भूमि पे बहुत अत्यधिक कचरा जमा हो जाता है और इस तरीके से हमारा जो सॉइल है वो पॉल्यूट हो जाता है। ठीक है। अब कुछ हम लोग बात कर ले कि जो कंटामिनेशन, हमारी जो भूमि कंटामिनेट होती है, दूषित होती है, तो कुछ पॉइंट सोर्स हैं, कुछ नॉन पॉइंट सोर्स हैं। पॉइंट सोर्स मतलब जिसको हम डायरेक्टली हम कचरा जब भूमि पर फेंक देते हैं, जैसे अब देखिए पॉल्यूशन इन द लैंडफिल। आप सभी को मालूम है बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि सिटीज़ में, कस्बों से, मोहल्लों से कचरा को इकट्ठा करके शहर से दूर कहीं एक खाली ज़मीन, ज़मीन पर उस कचरों को फेंक दिया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं लैंडफिल। तो जहाँ पर ये सुदूर जगह पर भी हम मिट्टी में जो ये कचरा डंप करते हैं, जिसका मतलब कचरों का पूरा पहाड़ और ढेर जो जमा हो जाता है, वहाँ की मिट्टी और उसके आसपास की मिट्टी को पूरी तरीके से दूषित कर देता है। ठीक है। रेडियो एक्टिव वेस्ट डंप साइट ड्रेनेज फ्रॉम माइनिंग एंड व्हीकल इमिशन स्पिल्स। जहाँ पे भी रेडियोधर्मी जो माइंस होते हैं, वहाँ जो खनन के दौरान जो कचरा निकलता है वो उसी तरीके से भूमि पे छोड़ दिया जाता है। जहाँ पे भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, जहाँ पे रेडियोधर्मी पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, तो होता क्या है, प्रोसेसिंग के दौरान बहुत सारा कचरा निकलता है। उस कचरे को डायरेक्टली जब हम भूमि पे डाल देते हैं, तो इस प्रकार का जो प्रदूषण होता है उसको हम पॉइंट सोर्स बोलते हैं। डायरेक्टली हम यानी हम क्या कर रहे हैं, हमारी मिट्टी पर सीधा कचरा डाल दे रहे हैं, तो इस तरीके से हमारी भूमि जो हो रही है वो दूषित हो रही है। और नॉन पॉइंट सोर्स कंटामिनेट कॉज बाय द केमिकल, मेडिकेशन एंड माइक्रोब्स। यहाँ पर कहने का मतलब, नॉन पॉइंट सोर्स का मतलब क्या होता है कि हम कुछ मतलब हमने कुछ कचरा इंडस्ट्रीज़ में बना, पर वो भूमि में जाके कुछ और अन्य पदार्थ के साथ जब वो मिलता है तो एक नए रसायन का एक और भयावह तरीके से उसको प्रदूषित करता है। हम दवाइयाँ बना रहे हैं, दवाइयों को जब हम उसका जब वेस्ट निकलता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत कचरों पे डेवलप हो जाते हैं। आपको पता होगा कि जितना ज़्यादा कचरा मतलब बायोडिग्रेडेबल जितना ज़्यादा कचरा ओपन में हम खुले में छोड़ देते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा जीवाणु पनपते हैं। वो जीवाणु भूमि पर, पानी में और हवा में फैल जाते हैं। इस तरीके से हमारी वो भूमि को भी तो दूषित कर रहे हैं, जल को भी दूषित कर रहे हैं और वायु को भी दूषित करते हैं। तो उसको हम नॉन पॉइंट सोर्स करेंगे, क्योंकि वो कचरा डायरेक्टली भूमि को प्रदूषित नहीं करता, बल्कि कचरे के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा पनप जाते हैं। फिर उनके पनपने की वजह से हमारी भूमि के साथ साथ अन्य घटक पर्यावरण के भी दूषित होते हैं। केमिकल्स क्या है, हमने बनाया कुछ था, पर वो किसी और रसायन के साथ मिलकर भूमि में कुछ और फॉर्म में मिलकर डिज़ोल्व हो जाता है और उसको दूषित करता है। तो इस तरीके से हम उसको कहेंगे नॉन पॉइंट कंटामिनेशन, यानी भूमि का दूषित होना, डायरेक्टली नहीं बल्कि मतलब दूसरे प्रकार तरीके से दूषित होना। ठीक है। अब आपको बता दूं कि हम जो भूमि पर या मिट्टी पे जो भी कचरा हम फेंकते हैं या डिस्पोज हम करते हैं, उससे कहाँ तक हमारी मिट्टी दूषित होती है, हम उसके एक्सटेंट की बात कर रहे हैं। तो सॉइल पोल्यूशन में बी सोलो फ्रॉम द सरफेस टू द डेप्थ ऑफ 3 फीट। अब आपको बता दूं, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी स्टूडेंट्स कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम ज़मीन पर कचरा ऊपर डालते हैं तो हम सिर्फ ऊपर की सतह ही दूषित होती है, बल्कि 3 फीट तक हमारी मिट्टी उस कचरे से दूषित हो जाती है। द सॉइल कैन मूव थ्रू ओनली द टॉप 6 इंच ऑफ द सॉइल। 6 इंच तक की जो हमारे ऊपरी जो सतह है वही सबसे ज़्यादा उर्वरक वाली है, ज़रूरत की है, और वहीं पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, और जितने भी पेड़ पौधे का जो उगना होता है वही 6 इंच की जो मिट्टी की जो परत है उन पर ही संभव होता है। अगर उसमें से ऊपर की भी 3 परत भी अगर मिट्टी में प्रदूषण हो गया तो आप सोच सकते हैं कि हमारी आधी मिट्टी
आधे लेयर की जो हमारी मिट्टी है वो पूरी तरह दूषित हो गई है। तो ऐसे में वहाँ पर पेड़ पौधे का उगना, वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रहना जो कि सड़ी गली चीज़ों को सड़ाते हैं और फिर से वो खाद बनाते हैं, उन सब का भी वहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाता। एनी डीपर कंटामिनेशन कॉज थ्रू सीपेज एंड फ्लो ऑफ वाटर। साथ ही साथ आपको बता दूं, हर जगह सेप्टिक टैंक्स बनाए जा रहे हैं, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, ताकि जो भी कचरा है वो भूमि के नीचे से बहते हुए कहीं एक जगह जल के स्रोत में मिला दिया जाए। पर कभी कभी ऐसे सेप्टिक टैंक्स और ये जो ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं उनमें लीकेज हो जाता है, पाइपलाइंस प्रॉपर मेंटेन ना होने की वजह से टूट जाती हैं और वो सारा कचरा कहीं ना कहीं हमारा सतह पर या ज़मीन के अंदर नीचे वाले सतह पर पूरा बहकर वो सारा कचरा नीचे की सतह को भी दूषित कर देता है। ठीक है, तो ये तो कुछ और हम एक जान लेते हैं कि और भी मतलब जो कारक हैं प्रदूषण के। ये तो बात था कचरा हम फेंक रहे हैं या डायरेक्टली जो भी हम डिस्पोज कर रहे हैं, वो तो एक हो गया स्रोत जिसके द्वारा भूमि का प्रदूषण या सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। अब कौन कौन से कारक हैं उनको जान लीजिए। करोजन ऑफ अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक। अब जैसे हमने अभी बात करी कि बहुत सारे जो टैंक होते हैं जिसमें से केमिकल्स या रसायन को रखा जाता है वो अंडरग्राउंड रहता है, यानी ज़मीन के भूमि में हम उस टैंक को बनाते हैं। तो अगर उसमें लीकेज हो जाए, उसमें जंग लग जाए तो वो टूट जाती है और वो सारा कचरा जो भी हमने टैंक में जो रसायन या केमिकल को स्टोर करके रखा था वो लीक होकर मिट्टी में चला आता है और उस तरीके से हमारी मिट्टी दूषित होती है। एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र, जैसे अभी हमने बात करी कि हम कृषि में उत्पादन को बढ़ाने के लिए रसायन का इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारी मिट्टी को दूषित करता है। माइनिंग, खनन, जहाँ पे भी किसी भी प्रकार का खनन हो रहा है तो खनन के दौरान भी बहुत ज़्यादा खुदाई होती है, ब्लास्टिंग किया जाता है ताकि, और उसके बाद जो प्रोसेस के बाद बहुत सारे जो वेस्ट निकलता है वो भी वहीं पर छोड़ दिया जाता है या कहीं दूर जाके उसको फेंक दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारी भूमि दूषित होती है। ऑयल एंड फ्यूल डंपिंग, आपको पता है तेल का अगर टैंक रिस जाए, पाइपलाइंस अगर टूट जाते हैं तो वो भी ज़मीन में रिस कर हमारी भूमि को दूषित करते हैं। डिस्पोजल ऑफ कोल एश, आपको पता है जितने भी थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहाँ पर कोयला जलाया जाता है ताकि बिजली पैदा की जाए। तो कोयला जलाने के बाद बहुत ज़्यादा राख निकलता है, उस राख का कोई यूज़ नहीं है, वो वेस्ट है, उसको भी ओपनली खुले जगह पर छोड़ दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, जिससे कि हमारी भूमि पूरी तरीके से दूषित होती है। जितनी भी फैक्ट्रियाँ होती हैं वो डायरेक्टली अपना कचरा मिट्टी पे, सॉइल पे ही फेंक देते हैं। उनको सबसे आसान लगता है कचरे को ऐसे दूर में कचरे को ज़मीन पर ही फेंक आना, तो उससे हमारी मिट्टी पूरी तरीके से कंटामिनेट होती है। अब आप देख लीजिए कि मानव का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो, चाहे हम जल प्रदूषण की बात करें, वायु प्रदूषण की बात करें या भूमि प्रदूषण में, सबसे ज़्यादा जो मतलब दखल है तो इंसान का है और इंसान के द्वारा गए क्रियाकलापों से ही हमारे पर्यावरण के हर घटक दूषित हो रहे हैं। तो इसी तरीके से देख लीजिए इंसान क्या प्लास्टिक बना रहा है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का कहने का मतलब कि जिसको भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सड़ा गला नहीं सकते, तो वो अब कई साल, हज़ारों साल तक वो मिट्टी में दबे रहेंगे पर वो सड़े गलेंगे नहीं। तो आप वो मिट्टी को कितना ज़्यादा दूषित करेंगे। उनके जितने भी प्लास्टिक बेस्ड बहुत सारे मटेरियल इंसान बना रहा है, पॉलीमर्स बना रहा है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है और वो हमेशा पृथ्वी में दबे रहेंगे, वो किसी तरीके से नष्ट नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा दूषित होगी, अभी हो रही है और आगे भी हम लोग आने वाली जनरेशन के लिए मिट्टी पूरी तरीके से दूषित रहेगी क्योंकि उसका डिग्रेडेशन नहीं हो रहा वो। ठीक है, एग्रीकल्चर एडवांसमेंट इतना ज़्यादा हम लोग करें कि हमको कम समय में ज़्यादा उत्पादन करना है, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो केमिकल्स में उस समय क्षण भर के लिए तो हमको उत्पादन मिल जाता है, पर अगर हम बहुत दूर की तक सोचें तो हमारी मिट्टी इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि कुछ सालों के बाद उस मिट्टी में उत्पादन भी नहीं होगा, मतलब वो पूरी मिट्टी बंजर हो जाएगी। इस हद तक उस पर बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं प्रभाव के बारे में कि सॉइल पोल्यूशन से क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो वाटर पोल्यूशन कॉज बाय वाटर रनिंग ओवर द पॉल्यूटेड सॉइल,
मैक्सिमम केसेस में अधिकांश देखा गया है कि जो जल का प्रदूषण होता है उसका सबसे बड़ा स्रोत बनता है भूमि, क्योंकि भूमि पे जो कचरा फेंका जाता है वही बहकर, चाहे वो केमिकल्स के रूप में हो या सॉलिड वेस्ट के रूप में, ठोस अपशिष्ट के रूप में हो, वो कहीं ना कहीं से बहकर ज़मीन से ही पानी में बहकर आता है। तो सबसे पहले जो है दूषित होती है मिट्टी हमारी, उसके बाद जब वो पानी के साथ या वर्षा के जल के साथ बहकर जब वो पानी में जाती है तो पानी को भी दूषित करती है। ठीक है। एयर पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस बाय वोलेटाइल कंपाउंड प्रोड्यूस बाय द पॉल्यूटेड अर्थ। साथ ही साथ जितना हम ओपन में कचरा डाल देते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है, बायोडिग्रेडेबल हो गया जैसे कि जानवर मवेशियों को हम मरा छोड़ देते हैं, जितनी भी सब्जियां सड़ती हैं गलती, फल फ्रूट जो सड़ते गलते उसको हम लोग ओपन में छोड़ देते हैं। तो जितना ज़्यादा ये मृत जीव हो या सड़े गले ये सब्जियां हों फल हों, वो इतना ज़्यादा अगर हम ओपन में छोड़ेंगे तो उस पर बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे कि जो जीवाणु है, कीटाणु है, उस पर ज़्यादा पनपेंगे और वो वहाँ के आसपास के पूरी भूमि को, पानी को और इवन हवा को भी दूषित करते हैं। क्योंकि इस तरीके जब ये जीवाणु अत्यधिक हो जाते हैं तो खाने के थ्रू, पानी के तहत या हवा में सांस लेने के तहत ये हमारे शरीर में के अंदर प्रवेश करते हैं और हमको तरह तरह की बीमारियाँ देते हैं। ठीक है। उसके बाद प्लांट कंटामिनेट थ्रू द सॉइल वेयर द वेजिटेशन इज ग्रो, एनिमल हु ईट द प्लांट गेट द केमिकल इन देयर बॉडी विच कैन लीड टू द हेल्थ इशू इफ़ ईटन। अब आपको बता दूं, जैसे भी मैंने बात करी कि अगर हम बहुत ज़्यादा रसायन का इस्तेमाल करते हैं तो वो रसायन पेड़ों तक पहुंचता है, पेड़ों से जीव जंतु पहुंचता है और मनुष्य तक पहुंचता है। तो खाद्य श्रृंखला में अगर ये रसायन पहुंचता है तो सीधे तौर पे हमारी जो जेनेटिक डिसऑर्डर यानी ऐसा परिवर्तन हमारे शरीर के अंदर लाता है जो कि अब जिसका इलाज नहीं है और बहुत भयानक स्थिति में इंसान का सेहत हो जाता है। बहुत सारे केसेस में ऐसे कैंसर्स का रूप ले लेता है कि जिसका कोई इलाज नहीं है। तो अगर ये रसायन हम मिट्टी में डाल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रसायन मिट्टी तक रह जाए, कोई भी रह जाएगी, बल्कि ये अगर खाद्य श्रृंखला में पहुंच गई तो पर्यावरण के हर घटक पर सीधे तौर पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है। रिप्रोडक्शन ऑफ सॉलिड हेल्थ, रिडक्शन ऑफ सॉइल हेल्थ सच एज स्लो ऑफ प्लांट ग्रोन एसिडिटी। जैसे उसके साथ अभी बताया, जितना ज़्यादा कचरा हम मिट्टी में डालेंगे उतनी तेज़ी से ही सॉइल की जो सेहत है वो घटेगी, मतलब उसकी उर्वरकता ख़त्म हो जाएगी, उसमें जो क्षमता है खुद को मतलब उसमें पेड़ पौधे की रहने की, जीवाणुओं को रहने की, उसके रखने की क्षमता भी घटती चली जाती है। हमारी मिट्टी बंजर हो जाएगी, जहरीली हो जाएगी और इस तरीके से कुछ समय के बाद उसमें कुछ भी उगाना संभव नहीं होगा। तो ये तो हो गया कुछ प्रभाव जो भूमि प्रदूषण से होते हैं। अब आ जाते हैं हेल्थ इफेक्ट फ्रॉम सॉइल पोल्यूशन। अब मनुष्य पर उसका शारीरिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है। तो कैंसर कैन बी कॉज बाय द पेस्टिसाइड कॉमनली यूज इन एग्रीकल्चर लैंड। तो आपको जैसे भी मैंने बात करी कि बहुत ज़्यादा लैंड में जो हम लोग पेस्टिसाइड या कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं वो अगर खाद्य श्रृंखला के तहत अगर इंसान के अंदर पहुंच गई तो वो कैंसर का रूप ले लेती है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कैन बी कॉज्ड इन चिल्ड्रेन बाई लेड इन द सॉइल। अगर मिट्टी में बहुत ज़्यादा लेड की मात्रा है और वो अगर बच्चों तक, छोटे बच्चों तक पहुंच गई तो उनके जो न्यूरॉन सिस्टम, जिसको हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं, उसको सीधे तौर पर अटैक करता है। उनको बहुत सारी न्यूरॉन से रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं। टिश्यू डैमेज एंड इरिटेशन कैन कॉज बाय द मरकरी इन द सॉइल। आपको साथ साथ ये बता दूं, मरकरी एक हैवी मेटल है, एक भारी धातु है और अगर वो हम मनुष्य के शरीर में पहुँच जाए तो बहुत टिश्यू को डैमेज करेगा, साथ ही साथ शरीर के बहुत सारे हिस्से को इस हद तक नष्ट कर देता है कि आने वाली जनरेशन भी हो, अजन्मे बच्चे पे भी उसका सीधा असर पड़ता है। अगर माँ को अगर वो मरकरी है उसके शरीर में है तो वो अजन्मे बच्चे तक पहुँच जाता है और उसको बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि उनको अजन्मे बच्चे को उसके ज़्यादा घातक बीमारी होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब आते हैं किस तरीके से हम भूमि प्रदूषण को कंट्रोल करें। तो जैसे अभी हमने सबसे पहला जो स्टेप है वो तो हमको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है, वेजिटेशंस करना है, क्योंकि मिट्टी का कटाव भी एक तरह का प्रदूषण ही कहलाता है। तो मिट्टी का कटाव कैसे रुकेगा? जितना से ज़्यादा हम पेड़ पौधे लगाएंगे, वेजिटेशंस करेंगे।
साथ ही साथ घरों में हम कम से कम रसायन का इस्तेमाल करें, जितना हो सके जो इको फ्रेंडली जिसको बोलते हैं ना, पर्यावरण में जो चीज़ें आसानी से खप जाएं ऐसे रसायन का हम इस्तेमाल करें। साथ ही साथ उर्वरकता की अगर हम बात करें तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी घर में ही सड़ी गली चीज़ों को हम कंपोस्टिंग करें और उस मैन्योर और उस खाद का इस्तेमाल करें, ना कि रसायन वाले जो खाद हैं उसका इस्तेमाल करें। ठीक है। उसके बाद जितने भी जो हजार्डस जहरीली हो गए, भयानक हो गए, या इस तरह के जो कचरा है, रेडियोधर्मी जो कचरा है, उसको हम डायरेक्टली भूमि पे वेस्ट ना करें, बल्कि उसको डिस्पोजल करने से पहले हम उसको पहले तो हम तो ना करें, और अगर करना है तो उससे पहले उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, ताकि उसका जो उसमें के जो बुरा प्रभाव है वो कम हो जाए, और तब अगर हम डिस्पोज करें तो हमारी भूमि प्रदूषित नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद और क्या करना है, तो एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे रसायन का इस्तेमाल करें जो कि बायोडिग्रेडेबल हो, जो आसानी से मिट्टी में डिकम्पोज हो जाए। ठीक है। उसके बाद नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जैसे प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल हम कम करें, जो भी इको फ्रेंडली मटेरियल्स है उसका इस्तेमाल करें। ठीक है। साथ ही साथ जो कचरा हम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं उस कचरे को प्रोड्यूस हम ना करें, घर में कम से कम कचरा बनाएं, और कोशिश करें कि हम जो भी चीज़ें लेके आ रहे हैं उसको बार बार हम इस्तेमाल कर सकें, रीयूज़ करने वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ठीक है। और घर में ही जो भी हमारा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल निकलता है, जैसे सब्जी का छिलका हो गया, फलों का छिलका हो गया, या जो हम खाना नहीं खा रहे हैं, तो हम घर के आसपास ही एक गड्ढा खोद लें और उसको हम कंपोस्टिंग करें, ताकि वो ओपन में जाके किसी भी प्रकार से नुकसान ना करे। उसका खुद हम खाद बनाएं और उस खाद का फिर हम आसपास जो भी हम उगाए उसमें उसका इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से अगर हम ये सारी एक्टिविटीज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो है वो भूमि प्रदूषण रुकेगा। साथ ही साथ कोशिश ये होनी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी ये लानी चाहिए कि जो भी सॉलिड वेस्ट जो ठोस अपशिष्ट निकल रहा है उसका भी इस्तेमाल किया जाए बिजली पैदा करने के लिए। जैसे कोयले का इस्तेमाल किया जाता है जलाकर, वैसे सॉलिड वेस्ट को भी हम जलाकर उसे बिजली पैदा करें, ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल करना है। और जितने भी टॉक्सिक सामान हैं उसका डिस्पोजल ज़मीन पर हम ना करें, उसको प्रॉपर जो गाइडलाइंस सरकार हमें देती है उसको फॉलो करते हुए ही हम उसका डिस्पोजल करें, मतलब उसको, ताकि हमारी भूमि सुरक्षित हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो आज हमने बात करी सॉइल पोल्यूशन के बारे में। आप प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप भूमि प्रदूषण के ऊपर आप निबंध लिखेंगे, और उस निबंध में आपका जो पॉइंट्स रहेंगे, जैसे उसकी परिभाषा लिखेंगे भूमि प्रदूषण के बारे में, उनके मुख्य कारकों के बारे में बताएंगे, स्रोत क्या क्या है भूमि प्रदूषण का, किस प्रकार से भूमि प्रदूषण पेड़ पौधे, जीव जंतु या मनुष्य को प्रभावित करती है उसके बारे में आपको बताना है, और साथ ही साथ और आपको उपाय भी लिखने हैं कि किस तरीके से हम भूमि प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप वो मुझे अपने मेरे मेल आईडी पे आप उसको सेंड करेंगे। आपको पता है मेरा मेल आईडी rubina.cam1804@gmail.com में आप मुझे सेंड करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।